दोस्तों वेलकम बैक टू सोशल कंसेप्ट्स। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ हफ्तों से हमने सारे थिंकर्स को पढ़ने की कोशिश की है, डिटेल में देखा हमने। और ये वाली वीडियो में आपको एक तरह से क्रैश कोर्स के तौर पे, रिवीजन के तौर पे एक सारे थिंकर्स को वन बाय वन दोबारा से आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मैं अपनी थोड़ी स्पीड भी थोड़ा तेज रखूंगा। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है, और आपको रिवाइज करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा इसको, ठीक है। और तेज पढ़ाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कोई खाना पूर्ति नहीं करने आया हूँ, मैं आपको चीजें दोबारा से समझाने आया हूँ, ठीक है। थोड़ी स्पीड रहेगी बस ज्यादा, लेकिन स्टे विद मी। तो अभी तक हमने आपको पिछले कुछ हफ्तों में 8 थिंकर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। मार्क्स को, इमानुएल डर्कहीम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, जी.एच. मीड, इरविंग गोफमैन और हैरोल्ड गैरफिंकल के, ठीक है। तो ये 8 हमारे थिंकर्स हैं। और इन थिंकर्स को मैंने एक तरह से कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले तो मैक्रो लेवल पे, ठीक है। मैक्रो लेवल पे जो हमने देखा कि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स की स्टडी की बात करता है, ठीक है। जैसे इकोनॉमी हो गई हमारी, इकोनॉमी के बारे में कौन बात करता है, ठीक है। स्टेट के बारे में बात करेगा, रिलीजन के बारे में बात करेगा। तो ये हमारे जैसे मार्क्स हो गए, डर्कहाइम हो गई, ठीक है। ये हमारे मैक्रो लेवल के सोशियोलॉजिस्ट हैं। कुछ हमारे माइक्रो लेवल के जो हमने देखा, जो इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेक्शंस करते हैं, मैंने आपको दिखाया था इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हो गए हमारे मीड हो गए, गोफमैन हो गए, गैरफिंकल हो गए। और कुछ है इनके बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिज यानी इनके बीच में ब्रिज, तो वो कौन से हो गए, जैसे हमारे हो गए मैक्स वेबर हो गए, ठीक है, आर.के. मर्टन हो गए। ये क्या है, ब्रिज के तौर पे। तो हमने इस तरह से हमने जो सारे थिंकर्स को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं सारे थिंकर्स की जो की कंसेप्ट्स है उनको जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैक्रो सोशियोलॉजी में लुकिंग एट लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स, जिसमें मार्क्स हो गए, डर्कहाइम हो गए, पार्सन्स हो गए, ठीक है। माइक्रो सोशियोलॉजी में हमने देखा जो स्मॉल स्केल फेस टू फेस लेवल पे इंटरेक्शंस के बाद पे, जैसे मीड हो गए, गोफमैन हो गए, गैरफिंकल हो गए, ठीक है। और जो इनके बीच में जो ब्रिज एक बना रहे हैं, जो ना बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे और ना ज्यादा मैक्रो लेवल पे, वो ट्राई टू कनेक्ट बोथ एंड लुक एट द मिडिल, ठीक है। मैंने बताया था ना, जैसे मिडिल रेंज थियरी दी थी इसकी, आर.के. मर्टन की मिडिल रेंज थियरी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है, ठीक है। तो मिडिल रेंज की, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मीडियम रेंज की, तो उसमें वेबर और उसमें मर्टन को पढ़ते हैं हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स से। तो फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स का बेसिक प्रीमाइस क्या था। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि सोसाइटी है, सोसाइटी इज नॉट अ हार्मनी, कि ये ऐसी कोई चीज नहीं, बहुत खुशहाल चीज नहीं है, इट्स अ बैटल ग्राउंड, ठीक है, बैटल ग्राउंड। और ये बैटल ग्राउंड किसके बीच में है, ये है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे, पहले तो की कंसेप्ट्स को देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली जो इनकी लड़ाई थी कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स और हीगल की लड़ाई थी, ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड हीगल। तो हीगल क्या कहते थे, हीगल कहते थे कि जो सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटी का जो इवोल्यूशन है वो किसके बेसिस पे हुआ है, कौन सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स है, प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स कौन से, बताओ, आइडियाज, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हीगल तो उल्टा बोल रहे हैं, जबकि इस ड्राइविंग फोर्स है कौन है, इकोनॉमी है। यानी इकोनॉमी इज एट द बेस ऑफ एवरीथिंग, ये बेस है हमारा, ठीक है। और इट डिटरमाइंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये सारी चीजें, एजुकेशन हो। तो हमारा क्या है, इकोनॉमी इज एट द फोरफ्रंट एंड इकोनॉमी डिसाइड्स एवरीथिंग, ठीक है। तो इकोनॉमी को क्या बोला उन्होंने, सब स्ट्रक्चर, और इस बाकी सारी चीजों को इनको क्या बोला है, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, मतलब मटेरियलिज्म इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यानी जो सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, इट हैज बीन थ्रू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, थ्रू द materialistic aspect. Economy is at the forefront and it is the primary driving force for the change and the evolution of the society, ठीक है। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मैंने बताया, बेस आपको क्या बताया, बेस इकोनॉमी, और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा सारी चीजें, इज इट द सुपर स्ट्रक्चर, है ना, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ठीक है, दीज आर सुपर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी ड्राइव्स एवरीथिंग। अभी कंसेप्ट आते हैं क्लास कॉन्शियसनेस पे। जब ये क्या है, क्लास इन इटसेल्फ क्या है और ये क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, ठीक है, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो हैव नोट्स हैं, हैव नोट्स, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट, इनका एक्सप्लोटेशन होता है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन
एट द हैंड्स ऑफ हैव्स, यानी उस जो क्लास है जो हैव्स वाली है, जिनको क्या बोलते हैं, बोर्जुआ क्लास, ठीक है। तो बोर्जुआ क्लास के हाथों जो है प्रोलेटेरियट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है। लेकिन प्रोलेटेरियट्स को एक टाइम तक ऐसा लगता रहता है कि नहीं यार, ये जो बोर्जुआ क्लास है ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्हीं की वजह से तो हमारी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है जब इनको है ना ये रियलाइज होता है कि यार ये है ना एक्चुअल में जो ये कैपिटलिस्ट बने हैं ना, हमारी वजह से बने हैं और हमारा एक्सप्लॉइटेशन करके बने हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन करके बने हैं कैसे? जैसे हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका सरप्लस वैल्यू होता है। एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा काम का जो सरप्लस वैल्यू होती है वो कैपिटलिस्ट क्लास के जेब में चला जाता है। तो जब ये उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ जाती है, व्हेन दे आर फेड विद द कॉन्शियसनेस दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द बोर्जुआ क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। और उस टाइम जो वो क्लास इटसेल्फ है, जो वो क्लास इन इटसेल्फ, व्हेन इट इज फेडेड विद कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, देन इट बिकम्स अ क्लास फॉर इटसेल्फ। तो जब ये क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं, इट मींस दे आर रेडी फॉर द रेवोल्यूशन, दे आर रेडी फॉर ब्रिंगिंग अ मास वाइड स्केल चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ में क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस का फर्क है। कॉन्शियसनेस वो चेतना कि भाई वी आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द बोर्जुआ क्लास। तो ये हमारा बेसिकली यही था, ठीक है। कि समरी क्या है इसकी? समरी में है कि इट इज द सोसाइटी इज डिफाइंड बाय द स्ट्रगल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। एक मैंने आपको एक एलियनेशन का कंसेप्ट बताया था, वो भी थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। एलियनेशन का कंसेप्ट बताया था कि जब ये प्रोलेटेरिएट क्लास है, जब ये काम करते हैं ना, तो इनका काम से मतलब मन हटने लगता है इनका, ठीक है। इसको एलियनेशन बोलते हैं ना, इस्ट्रेंजमेंट, डिटैचमेंट, किससे? खुद से ही, है ना, फ्रॉम देमसेल्व्स, काम से, फ्रॉम वर्क, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट से भी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है ना कि रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, उसमें कोई उनका ह्यूमन पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम, अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक, है ना, कि जैसे मान लो कि एप्पल के फोन बन रहे हैं, ठीक है, एप्पल के फोन बन रहे हैं लेकिन वो खुद भी यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि यार हम कर भी क्या रहे हैं, मशीन का ही तो काम कर रहे हैं, रेपिटेटिव काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से इनका एलियनेशन बढ़ जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, उसको एलियनेशन बोलते हैं। और ये जब एलियनेशन बढ़ जाता है तो ये भी एक तरह से हेल्प करता है फॉर टर्निंग क्लास इन इटसेल्फ को क्लास फॉर इटसेल्फ में चेंज करने में। तो ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। बेसिकली कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि जो सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटी में जो चेंज हुई है, ठीक है, वो कैसे हुई है? इट इज थ्रू द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स। और ये जो लड़ाई चलती है हमारी, कॉन्स्टेंटली लड़ाई चलती है किसके बीच में? हैव और हैव नॉट के बीच में, दैट डिटरमाइंस द चेंज इन द सोसाइटी। और ये सोसाइटी कोई बहुत अच्छी खुशहाल वाली चीज नहीं है, इट्स रादर अ बैटल ग्राउंड। अब नेक्स्ट थिंकर है हमारा इमानुएल डर्कहाइम। इमानुएल डर्कहाइम को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और इन्होंने सोशियोलॉजी को एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो हम जो पढ़ते हैं, एक नया सब्जेक्ट मैटर दिया, सोशल फैक्ट्स, ठीक है। और ये सोशल फैक्ट्स क्या है? ये सोशल फैक्ट्स ये है कि जो भी, अगर मान लो कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ठीक है, ये क्या है? ऐसा नहीं है कि ये है ना, ये ऐसे वेज है जो इनमें है ना हमारी मर्जी नहीं चल रही है, ठीक है, कि हाँ हम जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलता। दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये हम चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ये हमारे एक्सटर्नल है, हमारे से पहले भी थी और हमारे से बाद भी रहेगी, हमारे रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था। और ये दूसरा बताया था कि चीजें क्या है, कोअर्सिव इन नेचर है, यानी उन चीजों को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो ये क्या है, इट विल बी कोअर्सिव इन नेचर। जैसे मैंने बताया था कि अब जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाके वहाँ चिल्ला तो सकते नहीं, वहाँ में एक डिसिप्लिन का हमें डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वी आर एक्टिंग एज पर द सोशियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से काम करें, हमारा कुछ नहीं चल रहा। इसका मतलब इट इज एक्सटर्नल टू अस, ठीक है, लाइब्रेरी में डिसिप्लिन करना। और मान लो अगर हम इसको वहाँ पे जाके उधम मचाते हैं तो हमें लोग कैसे करेंगे? दे विल पुट सैंक्शंस, हो सकता है कि हमारा वहाँ जाने ही मना कर दे, ठीक है। थोड़ा सा भी एक बार हम देखते हैं लाइब्रेरी में जब बैठते हैं तो अगर हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा फुसफुसाहट हो जाए तो हमें लोग क्या करते हैं? घूरने लगते हैं, डेयर करने लगते हैं हमारी तरफ, ठीक है, स्टेयर करने लगते हैं। तो ये दिस इज कोअर्सिव इन नेचर। तो इमानुएल डर्कहाइम ने कहा कि यू हैव टू ट्रीट द सोशल फिनोमिना एज थिंग्स, यानी चीजों की तरह आपको ट्रीट करना है उनको। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सटर्नल टू अस, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। और एक इट इज कोअर्सिव, ठीक है। तो यहाँ से एक नया सब्जेक्ट मैटर निकल के आया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इसको बोलते हैं सोशल फैक्ट्स।
इसमें मैंने एक आपको एक जो उसकी स्टडी थी सुसाइड की, उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, ठीक है, सुसाइड का। तो ये सुसाइड सुसाइड अगर हम सोचते हैं सुसाइड के बारे में तो हमें लगता है क्या है कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। लेकिन इमाम डरखाइम कहते हैं कि नहीं, दिस इज ड्रिवन बाय सोशल फोर्सेस, ठीक है। उसने बहुत सारे डेटाज को स्टडी किया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया और उसने ये देखा कि इट इज ड्रिवन बाय सोशल फोर्सेस। हेंस जो हमें लग रहा है ना कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इट्स एक्चुअली अ सोशल फैक्ट। उसके बाद फिर इमाम डरखाइम ने देखा कि ऐसा वो कौन सा ग्लू है जो सोसाइटी को होल्ड करके रखता है। तो वो कौन सा ग्लू है जो सोसाइटी को ब्रेक करने नहीं देता, वो है हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो उसने बेसिकली दो टाइप की सोसाइटीज को स्टडी किया, एक तो ट्रेडिशनल सोसाइटी और एक मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में उसने कहा था कि जो ग्लू है उसका क्या बोलते हैं, उसने मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। यानी वहाँ पे एक इंडिविजुअल की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, वो अगर एक इंडिविजुअल अगर मान लो कि कोई कानून लॉ ब्रेक कर रहा है सोसाइटी का, तो वो पूरी सोसाइटी का ही लॉ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी वहाँ पे। और जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में कौन सी सॉलिडारिटी बताई थी मैंने, याद करो, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मैंने आपको बताया दिस सॉलिडारिटी इज बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज का भी एग्जांपल दिया था कि इंटरडिपेंडेंस की, जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, ठीक है, वैसे तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मान लो एक आईएएस है, यहाँ पे एक इंजीनियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई और है, कोबलर है, मोची है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिल्कमैन है। तो यहाँ पे है ना, इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस है कि एक दूसरे के काम आते हैं। तो इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। ऑर्गेनिक यानी जैसे बॉडी पार्ट में होता है ना, हमारे एक दूसरे ऑर्गन से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और उस डिपेंडेंस की वजह से सॉलिडारिटी आ रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, और ट्रेडिशनल सोसाइटी में हमारी वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था कि जो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यहाँ लॉज कौन से होंगे, लॉज बहुत मतलब हार्श होंगे, ठीक है, हार्श, रेट्रीब्यूटिव, ठीक है, कि भाई अगर एक ने कोई क्राइम कर दिया तो उस पर पूरी सजा मिलनी चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में हमारी जो है रिफॉर्मेटिव लॉज है हमारे, ठीक है, रिफॉर्मेटिव लॉज कि अच्छा ठीक है, पहले उनका ये मान लो किसी ने क्राइम भी किया है, तो अगर हमें लगता है कि वो सोसाइटी में उसको ठीक करके उसको सोसाइटी में अगर री इंटीग्रेट किया जा सके, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सोसाइटी में उसका री इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट बताया था इसमें एनोमी का, जैसे अगर मान लो ट्रेडिशनल सोसाइटी से एनोमी क्या है, दिस इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा एक ट्रांजिशन वाला फेज आ रहा है, ठीक है, तो उसमें केओस आ जाता है सोसाइटी में, ठीक है, केओस आ जाता है सोसाइटी में, और उस केओस को दोबारा से फिर हमें ठीक करना पड़ता है। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में मान लो, ट्रेडिशनल सोसाइटी से अगर मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ना हो, ठीक है, तो जैसे मान लो इसका रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से केओस आ गया सोसाइटी में, ठीक है, और फिर इसके बाद ये नॉर्मलेसनेस आ गई, फिर इस नॉर्मलेसनेस को फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, और जब ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर हम क्या कहते हैं, इट वुड बी अ वंडरफुल सोसाइटी, ठीक है। एनोमी का कांसेप्ट क्या है, इट्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस व्हेन द सोसाइटी इज पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज क्रिएटिंग केओस, ठीक है, और उस केओस की वजह से जैसे मैंने बताया कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत ज्यादा केओस आ गया सोसाइटी में, ठीक है, अर्बन स्लम्स बनने लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गया, तो ये केओस हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। तो इसका क्या समरी है कि सोसाइटी इज अ मोरल फोर्स दैट एग्जिस्ट्स आउटसाइड द इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हालांकि हमें लगता है कि वी आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, बट नो, एज पर इमाम डरखाइम वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द सोशल फैक्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सोशोलॉजिस्ट की तरफ, जिनका नाम है मैक्स वेबर, ठीक है। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ क्या थी, वो थी वर्स्टेहन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ना तो एक कार्ल मार्क्स की तरह इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमी विल डिटरमाइन एवरीथिंग, बल्कि कार्ल मार्क्स को उल्टा कहा, ठीक है, कि नहीं, कई बार है ना जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो भी हमारे इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि, और ये जैसे इमाम डरखाइम ने क्या कहा, इमाम डरखाइम ने कहा सोशल फैक्ट्स, है ना। तो लेकिन मैक्स वेबर का क्या कहना था, मैक्स वेबर का कहना था कि भाई आप है ना किसी भी इंसान को बस देखने से, आप है ना देखने से उसको पता नहीं लगा सकते कि वो क्या एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ठीक है। आपको उसके लिए क्या चाहिए, वर्स्टेहन चाहिए। वर्स्टेहन मतलब एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए, ठीक है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी हर एक काम का जो भी कर रहा है उसके पीछे सब्जेक्टिव मीनिंग, जब तक आप सब्जेक्टिव मीनिंग आप नहीं पता करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आप किसी इंसान को देखते हो कि बिल्डिंग के सामने एक किसी बिल्डिंग में है ना, मान लो कि नील कर रहा है, ठीक है, झुका हुआ है,
ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि वो प्रे कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि वो हाइड कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई मतलब सफाई-वफाई का काम कर रहे हो, ठीक है, क्लीननेस वर्क। तो जब तक आप उनके सामने मतलब पूरा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसके एक्शन का मतलब मोटिव पता नहीं चलेगा, ठीक है आपको। तो वो सोशल एक्शन तभी होगा जब हम उसकी एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे। तो वर्स्ट टाइम क्या है? इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एक्शन। फिर आपको मैंने वेबर का एक कंसेप्ट बताया था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो इकोनॉमी है वो सब कुछ डिटरमाइन करेगा, ठीक है, चाहे रिलीजन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कई बार जो रिलीजन है वो भी इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी एग्जैक्टली क्या था। तो इसमें क्या बताया था मैंने बताया था कि जो क्रिश्चियंस होते हैं बेसिकली उनके दो सेक्ट्स होते हैं मेन, ठीक है। एक तो होते हैं प्रोटेस्टेंट्स और एक होते हैं कैथोलिक्स। तो जो इसने मैक्स वेबर ने स्टडी करी तो उसने ये देखा कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं दे वर द फर्स्ट टू बिकम कैपिटलिस्ट्स इन द वर्ल्ड। और ये प्रोटेस्टेंट्स सबसे पहले कैपिटलिस्ट क्यों बने? बिकॉज ऑफ सम ऑफ देयर रिलीजियस आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो वो क्या मानते थे? वो है ना थ्योरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन में बिलीव करते थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन में, यानी सब कुछ है ना फिक्स है, ठीक है, कि ऊपर वाले ने, गॉड ने उनके लिए सब कुछ पहले फिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा कि किसके लिए अच्छा क्या है, किसके लिए बुरा क्या है? तो ये सोचते थे कि अगर कोई बहुत ज्यादा जिसका ना मटेरियलिस्टिक वेल्थ या हैप्पीनेस मिलेगी, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, तो वो क्या हुआ? इट मींस ही इज द वन हु हैज बीन चोजन बाय द गॉड फॉर सैल्वेशन। तो अब वो लोग इसी चक्कर में क्या करते थे? तो सब लोग है ना कंजूसी कर लेते थे, पैसा बहुत ज्यादा बचाते थे, बहुत ज्यादा काम करते थे, ठीक है। और उससे क्या होता था कि पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर उससे प्रॉफिट हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट किया, और इसकी वजह से यानी जिस पूरे रिलीजन की आइडियोलॉजी थी, इसकी वजह से वो है ना दे बिकेम द फर्स्ट कैपिटलिस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से मैक्स वेबर ने ये भी डिराइव किया कि भाई नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी विल डिटरमाइन एवरीथिंग। यहाँ इस केस में रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजन इज deriving the economy and it is defining the economy। तो ये था हमारा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी कंसेप्ट पे मैक्स वेबर के। तो इससे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी बताऊं, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था आइडियल टाइप का, ठीक है। तो बेसिकली मैक्स वेबर ने एक मेथोडोलॉजिकल टूल दिया, ठीक है, या ब्लूप्रिंट, कि अगर किसी चीज़ का हमें देखना हो कि भाई वो मतलब कितना सही है ना, ठीक है। तो इसका एक हम क्या था, हमारे पास एक स्केल होता है ना, तो एक तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था आइडियल टाइप। और इससे हम अगर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस स्केल से, अगर मान लो ये आइडियल टाइप है, तो इस स्केल से और ये कोई चीज़ है तो ये है ना इसमें कितना डेविएशन आया है, ठीक है। एक स्केल है, स्केल से नापेंगे ना हम, तो ये स्केल क्या बेसिकली एक आइडियल टाइप है, ठीक है। तो यानी अगर हमें ब्यूरोक्रेसी का, तो एक ब्यूरोक्रेसी का ये होगा कि चलो भाई आइडियल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट सेंस में, लेकिन ये कि एग्जैक्टली थोड़ा इस तरह सा होना चाहिए। और एग्जैक्टली है क्या, तो वो इसमें कितना डेविएशन है, तो ये आइडियल टाइप है। बेसिकली इसका स्केल और टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, ठीक है। जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश करी है, तो उसने ब्यूरोक्रेसी को ये बताया कि अगर ब्यूरोक्रेसी आइडियल टाइप देखे तो उसने कहा कि भाई उसके हिसाब से तो है ना जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी इट्स एन आयरन केज ऑफ मॉडर्न नेशनलिटी, ठीक है। आयरन केज क्यों कहा उसने? कि भाई ये है ना रेशनलिटी के चक्कर में, रेशनलिटी और इफिशियंसी के चक्कर में, या रिजिड रूल्स के चक्कर में, इनके चक्कर में, ठीक है, इनकी वजह से जो क्रिएटिविटी या ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है, कंपैशन, ये वाला एलिमेंट है, ये मिसिंग है। तो मैक्स वेबर इसको कहते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम द आयरन केज। Why? Because it has been involved with too much rationality, efficiency की हाँ भाई जी हमें परफॉर्म और पेरिश करना है, ठीक है, रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। इसके चक्कर में क्या है, जो क्रिएटिविटी और ह्यूमन एस्पेक्ट वाला, कोई भी इंसान मतलब अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो आजकल इस तरह के माहौल में रहता है कि वो उसे ना गलती कर ही नहीं सकता, जबकि होना क्या चाहिए, ठीक है, कि अगर मान लो कोई इंसान है ना अपनी उसकी इंटेंशन सही होती है, ठीक है, लेकिन वो कई बार गलत काम हो जाता है, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेसी में उसको बख्शा नहीं जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो बोनाफाइड इंटेंशन और मैलाफाइड इंटेंशन, इन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। आपने गलत किया, काम किया है, तो अगर आपसे गलती हो गई तो वो गलती मानी जाएगी बिल्कुल, ठीक है, उसके पीछे इंटेंशन नहीं देखी जाएगी कि आपकी क्या इंटेंशन थी। तो ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी, और इस रिजिडिटी की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी का जो असली एक वो था पर्पस है वो सर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने इंडियन ब्यूरोक्रेसी को द आयरन केज ऑफ मॉडर्न नेशनलिटी। आगे बढ़ते हम टालकट पार्सन की तरफ। तो टालकट पार्सन पे मैंने बताया था कि इनको ग्रैंड थियरिस्ट बोला जाता है। इनकी कोशिश थी कि सारी थियरीज को रिप्लेस करके एक नई थियरी, एक सिंगल थियरी में बना दो, ठीक है। उसको क्या नाम दिया उन्होंने? थियोरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जो इनकी थियरी थी, बेसिकली इनकी थियरी को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा से बता दूंगा।
ठीक है। लेकिन इनकी थियरी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इट इज एब्स्ट्रैक्ट, नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? मैंने बताया था कि आपको एक बायोलॉजिकल एनालॉजी के तौर पे इसमें कहा कि जैसे ह्यूमन है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। इनका लंग्स का अलग है, हार्ट का अलग है, ठीक है, आइज का अलग है, सबका इनका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। और ये पार्ट्स क्या है कि जब तक ये सारे इंटर रिलेटेड होकर फंक्शन नहीं करेंगे, एक ह्यूमन भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसी तरह का उसने सोसाइटी का बताया कि सोसाइटी के भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है और वो जब तक इंटर रिलेटेड होकर आपस में फंक्शन करते रहेंगे तो सोसाइटी चलती रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था। अब उसके बाद टालबर्ट पार्सन ने एजिल पैराडाइम दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को या सोशल सिस्टम को, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए किन चार चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको उसने बोला एजिल, ठीक है। एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके बताया था कि एडेप्टेशन क्या है, यानी उसको जो इकोनॉमिक वाला एंगल है, इकोनॉमी वाला, यानी किसी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो एडेप्टेशन, ठीक है। गोल अटेनमेंट क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चलेगी तो मान लो कि भाई उसके लिए ना कुछ अगले 10 साल तक का कोई गोल सेट करेगी कि अच्छा हमें ये रैंक हासिल करनी है या हमें इतने PhD स्कॉलर्स निकालने हैं, ठीक है, हमें इतने पोस्ट डॉक्टरेट्स निकालने हैं, ये गोल अटेनमेंट हो गया। इंटीग्रेशन क्या है? डिसिप्लिन वाला पार्ट, ठीक है, यानी डिसिप्लिन की वहाँ पे सबके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, तभी तो डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। जैसे प्रोक्टोरियल ऑफिस होता है तो उसका क्या काम था, प्रोक्टोरियल ऑफिस, तो इसका क्या काम होता है यूनिवर्सिटी में, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी। और उसके बाद लेटेंसी, लेटेंसी इसको पैटर्न मेंटेनेंस भी कहते हैं, यानी जो कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, जो सेलिब्रेशंस वगैरह होती है, उससे क्या होती है, बॉन्ड भी बढ़ती है, सोलिडारिटी बढ़ती है और हमारा जो सिस्टम है वो सर्वाइव करता है। तो ये एजिल पैराडाइम था टालबर्ट पार्सन। उसके बाद उसने पैटर्न वेरिएबल का कंसेप्ट किया था, ठीक है, जिसमें ना जो डायलेमास है, ठीक है, डायलेमास ऑफ चॉइसेस इन सोशल इंटरेक्शन। तो उसने बेसिकली दो टाइप की सोसाइटीज को कंपेयर किया और ये बोला कि इन सोसाइटीज में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक उसने ट्रेडिशनल सोसाइटी ली और एक मॉडर्न सोसाइटी ली। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या थी, हमारा है ना अस्क्राइब बेस्ड था, है ना, सब कुछ बाय बर्थ था कि हमें बाय बर्थ जो मिला है वही हमारी अचीवमेंट है। लेकिन अभी हमारे पास जो मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में सब कुछ बाय बर्थ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी। आप जितना अचीव करोगे उतना ही आप आगे सोसाइटी में बढ़ोगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज थी, जैसे उसमें पहले पर्टिकुलरिज्म था, इसमें यूनिवर्सलिज्म था, उसमें डिफ्यूजन था, इसमें स्पेसिफिसिटी थी। तो इस तरह से मैंने इस जो हमारे लेक्चर में 5 हमारे ये पैटर्न वेरिएबल्स मैंने 5 डिस्कस किए थे, आप एक बार उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। तो टालबर्ट पार्सन ये चेंज को बेसिकली चेंज इन द सोसाइटी इसको बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन इसने फिर भी कोशिश की, ठीक है, वो सोसाइटी में चेंज कैसे आता है। तो टालबर्ट पार्सन ने कहा कि जो भी हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, सोशल सिस्टम है, वो क्या है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब अगर इस वाले पोर्शन में हमारे इस पार्ट में कोई चेंज आया तो उसी के थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जब क्रिटिसाइजर्स उससे पूछते हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा, यानी एक पार्ट में जो चेंज आया तो फिर वो अब दूसरा एडजस्ट कर लेगा, फिर दूसरा तीसरा एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये फिर ये सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा, ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो टालबर्ट पार्सन ने कहा नहीं, ये ना मूविंग इक्विलिब्रियम में है, मूविंग इक्विलिब्रियम में, यानी इस पार्ट में अगर कोई चेंज आया तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें आया, तो कहीं ना कहीं इसने चेंज तो किया ना अपने आप को, हो सकता है कि इसको फिर एडजस्ट करने के लिए कुछ इसी में आया। तो ये क्या है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि मूविंग इक्विलिब्रियम में है, और इस मूविंग इक्विलिब्रियम की वजह से चेंज इन द सोसाइटी इज पॉसिबल, चाहे वो चेंज थोड़े छोटे ऑर्डर का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो समरी में यही है कि टालबर्ट पार्सन कहते हैं एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी हैज अ जॉब टू कीप द सिस्टम स्टेबल व्हिच इज कॉल्ड मूविंग इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट आते हैं टालबर्ट पार्सन के स्टूडेंट आर्किमिडीज, ठीक है, और इनको प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, टालबर्ट पार्सन ने कहा कि भाई ये है ना, इनकी जो थ्योरीज है वो प्रैक्टिकल लेवल पे सही नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल बेस पे तो सही है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बेसिस पे आते हैं तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इनको इसलिए प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। अब ये ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये कहा कि जैसे टालबर्ट पार्सन क्या कहते हैं कि कोई भी हमारी सोशल सिस्टम है उसके जो पार्ट्स है ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन करते हैं, ठीक है, सोसाइटी को स्टेबल रखने में पॉजिटिव फंक्शन का काम करते हैं। लेकिन आर्किमिडीज ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव ही फंक्शन करे, बल्कि एक नेगेटिव फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और उस नेगेटिव फंक्शन को क्या कहा उन्होंने, डिसफंक्शन बोला, यानी किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसका डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है। और उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो कि हमारे सोसाइटी में क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी जरूरी थोड़ी कि ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ अच्छा ही होगी, इसके नेगेटिविटीज भी तो हो सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल बताया था मैंने रेड टेपिज्म का। एक टालबर्ट पार्सन ने ये भी कहा कि भाई इनका है ना ये बहुत फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है, यानी इनके बिना जो फंक्शन सोसाइटी फंक्शन ही नहीं करेगी, ठीक है, सोशल सिस्टम हमारा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन आर्किमिडीज क्या कहते हैं, आर्किमिडीज कहते हैं कि नहीं, इनके भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि वो काम बहुत जरूरी है लेकिन उसको काम करने के लिए कोई और हमारा एजेंसी हो सकती है। उसमें मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे
इकोनॉमी वाला एग्जांपल, जैसे कोई भी ओल्ड एज है, ठीक है, तो ओल्ड एज बेसिकली फैमिली का रोल होता है कि उसकी ओल्ड एज में उसको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट ओल्ड एज पेंशन दे रही है तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल का जो रोल है वो स्टेट ने टेक ओवर कर लिया। तो इट मींस द फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स आल्सो एग्जिस्ट, और इनकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से उसने जो फंक्शनलिज्म है उसको रीडिफाइन किया इसलिए, और इसको बोलते हैं इसलिए प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट। फिर उसने कंसेप्ट किया मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस का, ठीक है, कि किसी भी हमारा कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके मतलब अलग अलग फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक मैनिफेस्ट फंक्शन और एक लेटेंट फंक्शन हो सकता है। मैंने एक आईपीएल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि आईपीएल ऑर्गेनाइज कराना हमारा हो सकता है कि ठीक है क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी उसके लेटेंट फंक्शंस भी जो हिडन है, ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज है, फंक्शंस है, ठीक है। तो जैसे उसमें बोलते, मैंने बताया था कि रातों रात जो एक रूरल प्लेयर है, ठीक है, उसको स्टार बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, इकोनॉमिक फायदा बहुत होता है, हमारी जो टीम है इंडियन की टीम नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी टीम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मैनिफेस्ट फंक्शंस और कुछ हो सकते हैं, लेकिन लेटेंट फंक्शंस कुछ और हो सकते हैं। मैंने होपी रेन डांस का एग्जांपल दिया था कि होपी रेन डांस में क्या होता है कि एक ट्राइब है वो रेन डांस करता है, ठीक है, वो हालांकि वो बारिश के लिए करते हैं, लेकिन कई बार बारिश नहीं होती, लेकिन उससे क्या होता है, वो जो बारिश का है वो तो हमारा मैनिफेस्ट फंक्शन है, लेकिन कई बार उस जो साथ में डांस करने से उनमें आपस में उनकी सॉलिडारिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है, ठीक है, उनमें आपस में बॉन्ड होगी बढ़ती है, तो वो क्या हमारा लेटेंट फंक्शन है। उसके बाद आता है स्ट्रेन थियरी, ठीक है, यानी सोसाइटी में कोई भी अगर स्ट्रेन आता है, कोई भी क्राइम बढ़ता है, डेविएंस बढ़ता है, तो किस वजह से आता है, वो डिस्कनेक्ट या गैप बनता है किसके बीच में, कल्चरल गोल्स के बीच में और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के बीच में, ठीक है। कोई अगर मान लो कि भाई कल्चरल गोल्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को फॉलो कर रहा है तो कोई कल्चरल गोल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई दोनों को बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो इसी तरह से मैंने आपको 4-5 कैटेगरी बताई थी, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बताया था, मैंने कन्फर्मिटी बताया था एक तो मैंने, ठीक है, इनोवेटर बताया था, क्रिएटिविस्ट बताया था, रिचुअलिज्म बताया था, और एक रेबेलियस बताया था, ठीक है। कन्फर्मिटी में तो वो कल्चरल गोल्स को ही फॉलो कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। इनोवेटर में मैंने बताया था कि उसके कल्चरल गोल्स तो है, ठीक है, आगे बढ़ना उसको, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा, करप्शन करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, डकैती करके, स्कैम करके, ठीक है। रिट्रीटिस्ट में ना वो कल्चरल गोल्स, ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, यानी वो सोसाइटी से पूरा कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको साधु का एग्जांपल दिया था, ड्रग एडिक्ट का दिया था, ठीक है, अल्कोहलिक बंदा कोई। रिचुअलिज्म में मैंने आपको एक कलर का एग्जांपल दिया था कि उसको पता है कि भाई उसका प्रमोशन वगैरह नहीं होने वाला है, कल्चरल गोल्स का कोई नहीं है, लेकिन तब भी वो फूक फूक के कदम रखता है, सारी चीजें, सारे लॉज को फॉलो करता है, हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को फॉलो करता है। और रेबेलियन में बताया था मैंने कि वो किसी को मानता नहीं है, ना कल्चरल गोल्स को मानता है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को नहीं मानता। मानना तो छोड़ो, ये इनको है ना, इनको रिप्लेस करने की बात भी करता है, ठीक है, यानी रिवोल्यूशनरी थिंकिंग रखते हैं। तो जब भी कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के बीच में एक गैप आता है, तभी सोसाइटी में स्ट्रेन पैदा होता है, डेविएंस आता है सोसाइटी में। तो आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी शुड बी प्रैक्टिकल, टेस्टेबल एंड अलर्ट टू अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, कि भाई किसी भी चीज के अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे 3 जो माइक्रो लेवल के थिंकर्स और बचे हैं, जैसे इरविंग गोफमैन है, जीएच मीड है, हैरोल्ड गारफिंकल है। तो अभी तो मेरा मन था कि मैं तीनों को भी एक साथ ही कवर करा देता, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लगता है आप लोग थोड़े बोर हो जाएंगे, तो मैं इसको एक नेक्स्ट पार्ट में उनका कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप ये कमेंट करके ये जरूर बताना मुझे कि इन 5 सोशियोलॉजिस्ट में से आपको सबसे अच्छा थियरी है किसकी लगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।